नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज कृषि बायो क्लासेस में। और आज हम न्यूट्रिशन के दूसरी वीडियो देख रहे हैं और इसमें समझते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय न्यूट्रिशन कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या काम करती है? ये ऑक्सीजन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होती है। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने पर लास्ट में जो वह हमें मिलती है वो ऑक्सीजन ही मिलती है और रिलीज्ड बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर के फोटोलाइसिस के द्वारा, फोटोलाइसिस क्या कहते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में वाटर का टूटना फोटोलाइसिस कहलाता है। तो फोटोलाइसिस के वाटर के फोटोलाइसिस के दौरान यह एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है ऑक्सीजन। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट थ्रू द रूट्स। मतलब जो रूट्स के द्वारा, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, रूट्स के द्वारा वाटर पेड़ों में पहुंच जाता है और ये जाइलम के माध्यम से जड़ से लेकर तनों में और पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है। और वाटर आता कैसे है जड़ों में? ये सॉइल से जड़ों में आता है और डिफ्यूज़न विधि द्वारा। ठीक है। तो ये सॉइल से रूट में आता है डिफ्यूज़न विधि द्वारा और जाइलम तक पहुंचता और लीफ तक पहुंचता है जाइलम के द्वारा। और जबकि आपको पता है कि फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम लीव्स में बने हुए भोज्य पदार्थ को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। और जबकि जाइलम क्या काम करता है? जड़ से जो वाटर आएगा उस वाटर को ये जड़ से जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा उस वाटर को ये पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है। और पत्तियों में जाने के बाद जो वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, ये देखिए ये चित्र बना हुआ है, जहाँ वहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं उन स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा ये बाहर की तरफ ट्रांसपायरेशन विधि द्वारा बाहर निकाल दिए थे। इस क्रिया को हम ट्रांसपायरेशन विधि कहते हैं। अगला आता है CO2। CO2 क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का ये रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल की तरह काम करता है। और इससे हमें क्या मिलता है? ऑप्टेन कहाँ से ऑप्टेन होता है ये CO2? स्टोमेटा द्वारा। तो स्टोमेटा से ये CO2 ऑब्जॉर्ब लिया जाता है। पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा CO2 लिया जाता है। ठीक है। हाइड्रोफाइट्स गेट्स देयर CO2 सप्लाई फ्रॉम द एक्वेटिक एनवायरनमेंट एज बाइकार्बोनेट्स। तो जो पानी में उगने वाले जो पौधे हैं जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ये हाइड्रोफाइट्स क्या काम करते हैं कि अपने CO2 को ये पानी से ही, वाटर से ही, एक्वस बॉडी से ही ये ग्रहण कर लेते हैं। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट्स के रूप में ये ग्रहण करते हैं। इसके बाद आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का बहुत अधिक रोल होता है। प्रकाश की उपस्थिति में जो प्लांट प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के कारण ही बना पाते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो इज मेन पिगमेंट इन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में और प्लांट्स में जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। ये तो पाया जाता है। क्लोरोफिल बी मेनली एब्जॉर्ब ब्लू एंड ऑरेंज लाइट। तो ये ब्लू और ऑरेंज लाइट को क्लोरोफिल बी क्या काम करता है? क्लोरोफिल बी ब्लू और ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा मेनली और ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद आता है एसेसरी पिगमेंट्स कार्ड कैरोटीनॉइड्स। जब हमने गाजर में देखी है, गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड्स क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट होता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है बेटा कि ये एसेसरी पिगमेंट जो होता है ये एक्सेसिव लाइट को ले लेता है और उसको फिर
जो रिएक्शन सेंटर है जहाँ पर रिएक्शन होनी है, जो फोटोसिंथेसिस जहाँ से स्टार्ट होनी है P700 है वहाँ तक ये फोटो लाइट को उतनी ही इंटेंसिटी वाली लाइट तक वहाँ तक पहुँचाता है। बाकी जो एक्सेसिव लाइट होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फालतू लाइट, एक्स्ट्रा लाइट जो होती है उसको ये कैटिनॉइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि जो रिएक्शन सेंटर है वो ख़राब नहीं होता, क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता, डैमेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये एक्सेसिव लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है कैरोटीनॉइड काम करता है। और क्लोरोफिल भी ब्लू लाइट और ऑरेंज लाइट को मुख्य रूप से ग्रहण करता है। और क्लोरोफिल ए तो सभी में पाया जाता है, सभी प्लांट्स में पाया जाता है और सभी साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सनलाइट। सनलाइट में क्या आता है कि सनलाइट जो है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो मेन सोर्स कौन सा होता है? सनलाइट होता है। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स मेनली वायलेट, ब्लू वायलेट लाइट एंड रेड ऑरेंज लाइट एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब करता है मुख्य रूप से ब्लू वायलेट लाइट को या फिर रेड ऑरेंज लाइट को, और रिफ्लेक्ट जो करता है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हमें पत्तियाँ ग्रीन दिखाई देती हैं, क्योंकि जब भी किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट किया जाता है वही कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये और पिगमेंट्स तो आप जानते हैं पिगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स आप जानते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल इनमें ये क्या काम करते हैं? ये पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल में पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं। अब देखते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो जो लाइट रिएक्शंस होती हैं और जो डार्क रिएक्शन होती है ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। लाइट रिएक्शन दिन में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और डार्क रिएक्शन प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पाई जाती है? थाइलाकोइड में, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में पाई जाती है। जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, और जबकि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। इसके बाद आता है वाटर। वाटर जो है स्प्लिट, वाटर का स्प्लिटिंग होती है लाइट रिएक्शन में। प्रोवाइड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गिव ऑफ द ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन को तो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है लाइट रिएक्शन में, और जो इस वाटर का स्प्लिटिंग होती है जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? तो वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो गया एनर्जी के रूप में, ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो गई बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो अगला है ATP NADPH इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। तो ये ATP और ADPH जो हमें लाइट एनर्जी से ही मिलते हैं। लाइट एनर्जी आती है, उसी से लाइट एनर्जी से ही हमें ATP और NADPH की प्राप्ति होती है। ATP और NADPH प्रोवाइड्स द रिड्यूसिंग पावर टू द केल्विन साइकिल। ये एक रिड्यूसिंग पावर के रूप में, क्योंकि इसमें H लगा हुआ है, NADPH में H लगा हुआ है, ये रिड्यूस कर देगा। किसी जब H उसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा तो ये रिड्यूस कर देगा। तो केल्विन साइकिल में रिड्यूसिंग पावर के रूप में प्रोवाइड, केल्विन साइकिल के लिए रिड्यूसिंग पावर के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये प्रोवाइड कहाँ से बनता है? लाइट रिएक्शन में बनता है। NADPH लाइट रिएक्शन में बनता है। ATP लाइट रिएक्शन में बनते हैं। ATP NADPH प्रोवाइड द रिड्यूसिंग पावर को प्रोवाइड कराता है, केल्विन साइकिल को प्रोवाइड कराता है रिड्यूसिंग पावर के रूप में। ठीक है,
इसके बाद इधर देखिए डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन जो होती है उसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल क्या काम करता है, शुगर का निर्माण कराता है CO2 की प्रेजेंस में। CO2 की प्रेजेंस में द एनर्जी रिच प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी रिच प्रोडक्ट हैं, एनर्जी रिच प्रोडक्ट हैं और CO2 जो है, इन दोनों के से मिलकर ये शुगर का निर्माण कराता है। कैल्विन साइकिल को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि लाइट्स के ऊपर ये निर्भर नहीं होती है, बगैर लाइट में होती है, अंधेरे में होती है, इसलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। बिकॉज नन ऑफ द स्टेप रिक्वायर्स लाइट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस किसी भी स्टेप में लाइट की आवश्यकता इसमें नहीं होती, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाती है या डार्क रिएक्शन कहलाती है कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल का काम क्या होता है, शुगर का निर्माण कराना, कार्बोहाइड्रेट निर्माण कराना, किसकी प्रेजेंस में, लाइट रिएक्शन में बने हुए एनर्जी रिच प्रोडक्ट और CO2 के प्रेजेंस में शुगर का निर्माण कराना इसका काम होता है। और सबसे मोस्ट बात जो नीट में आती है, क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन जो होती है क्लोरोप्लास्ट में स्टोमा में होती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।